हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्ष मल्होत्रा और आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हर्ष मल्होत्रा क्लासेस में। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी को लेके आया हूं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि सीए, सीएस एंड सीएमए लेवल में एग्जाम में आता है। आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बच्चों से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखना। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, मुझे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में आप लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड थैंक यू। तो आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम जीएसटी को जब स्टार्ट करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड what is the features of indirect tax and what was the pre-GST indirect tax structure in India। जीएसटी इंडिया में पहले कैसा था, जीएसटी से पहले इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था एंड जीएसटी के बाद क्या हुआ, तो वो सब अब हम पढ़ेंगे। एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, व्हाई इंडिया नीड जीएसटी एंड फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो आइए सबसे पहले जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट। मतलब टैक्स जो है, सपोज जितने भी हमारे रेजिडेंट हैं हम लोग इंडिया के, अगर हमें इंडिया में कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या कोई भी हम सर्विस परचेज कर रहे हैं, उस चीज पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स ये कैसा है, ये वॉलेंट्री नहीं है, ये कंपलसरी है। वॉलेंट्री वो होता है अगर हमारी इच्छा है तो हम देंगे, बट ये कंपलसरी है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड directly to the taxpayer and paid to the government by the person or whom it is imposed। मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जो कि डायरेक्टली बर्डन होता है उस पर्सन पे जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, उसी को इनकम अर्न पर टैक्स देना है। किसको? गवर्नमेंट को। सपोज इसके दो एग्जांपल हैं, इनकम टैक्स एंड म्युनिसिपल टैक्स। इनकम टैक्स एग्जांपल है, सपोज आपका कोई पर्सन बिजनेस में है, कोई सैलरी है, किसी को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, तो उन सब चीजों पे जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपको इनकम टैक्स पे पे करना है। वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट, आपका इनकम है तो आप ही को पे करना है, आपका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं होगा। एंड सेम एज म्युनिसिपल टैक्स। एंड नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। द अल्टीमेट बेयरर ऑफ टैक्स इज कंज्यूमर और कस्टमर। मतलब क्या है, सपोज आप आज कोई शर्ट परचेस करके आए शॉप्स पे 1000 रुपीज की, एंड उस पे आपने टैक्स दिया 120 रुपीज, सेलर को दिया 1120, और वो आप शर्ट लेके आ गए। अब आपने तो टैक्स दिया है, बट क्या आपने गवर्नमेंट को दिया? बट आपका टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, बट वो पे कौन करेगा? सेलर और सप्लायर। तो इसी का क्या हुआ, आपके टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो गया अनदर पर्सन पे। सो इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आइए देखते हैं कि एग्जांपल, जैसे आपको ये मेरे स्क्रीन पे आप एग्जांपल शो हो रहा है। सपोज मेजर सत्यम एंड गारमेंट्स पे पास मिस्टर राजीव गए, उन्होंने शर्ट ली 1000 की, जीएसटी 120 रुपीज एंड 1120 उन्होंने पे कर दिए। अब उन्होंने 120 रुपीज तो पे कर दिया, बट मिस्टर सत्यम गारमेंट्स को 1120 दिए, बट उसमें से 120 जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, टैक्स का बर्डन मिस्टर राजीव का जो टैक्स था वो मेजर सत्यम के ऊपर शिफ्ट हो गया है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो है हमारा फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं। मैंने आपको ये पॉइंट क्यों बताया, एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा रेवेन्यू है ना गवर्नमेंट की, वो इनडायरेक्ट टैक्स से ही आती है।
तो इनडायरेक्ट टैक्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इम्पोर्टेंट सोर्स, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। आप भी इसे हाईलाइट कीजिए अपनी नोटबुक पे, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़िए, तो आपको एग्जाम में एंड चीज में 100% क्लियरिटी मिलेगी आपको कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कोई पूछे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा किस टैक्स से मिलता है, तो आज आपको पता चल गया है कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा किस टैक्स मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स से। और उसमें कौन कौन से टैक्स मेन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द मेन टैक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एंड इसके कुछ पॉइंट्स है लाइक इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे मिलता है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। टैक्सेस ऑन कमोडिटीज और सर्विस का मतलब है कि अगर आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं और कोई भी सर्विस को अवेल कर रहे हैं तो आप उसको टैक्स दिए बिना नहीं कर सकते, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हर कमोडिटी, चाहे वो शर्ट से लेके पैंट हो, जूते हो, शूज हो, एनी अदर, जितने भी गुड्स हो, जितनी भी सर्विसेज है, कुछ एक्सेप्शन है लाइक बुक्स पे टैक्स नहीं है, वेजिटेबल पे टैक्स नहीं है, बट अगर फ्रेश वेजिटेबल, अगर आप पैक्ड वेजिटेबल ले रहे हैं तो उस पर टैक्स है, बट ओनली फ्रेश वेजिटेबल है उस पर टैक्स नहीं है। तो मैनी गुड्स एंड मैनी सर्विसेज पे टैक्स है, जो अगर आप अवेल और परचेज करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। एंड अनदर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले एक एग्जांपल दिया था कि जब आप 1000 रुपए की शर्ट खरीद लेके आए, 120 आपने टैक्स किया, 1120 की हुई, उस पे आपने जो टैक्स था वो 1120 आपने तो सेलर को पे कर दिया, बट जो टैक्स था 120 वो कौन ले गया, सेलर। टैक्स तो आपका था बट आपने पे किसको किया, सेलर को। बट क्या सेलर उसे अपने पास रखेगा, नहीं, वो उसे गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब आपके जो टैक्स का बर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का ये मेन फीचर होता है। एंड नंबर 3, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। जब आपने उसको टैक्स दे के आया 120 रुपीज का, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि आपने उसे टैक्स दिया, आपको लगा नॉर्मल है, चलो कोई नहीं, हमने शर्ट परचेस करी और शर्ट घर आके आप इंजॉय हो रहे हो, रेडी हो रहे हो, आपको पार्टी में जाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको कोई पिंच नहीं लगा, लाइक आपको कोई दर्द नहीं हुआ कि आपने टैक्स दिया है, नॉर्मल। लेकिन वहीं अगर आप सैलरी पर्सन होते, वहीं अगर आप बिजनेस पर्सन होते, तो आपको 120 नहीं, आपको 1,20,000 रुपीज टैक्स जाता। तो वो आपको लगता कि यार ये मैं आज टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो ये आपको लगता है। बट ये छोटे छोटे टैक्स आप दे के आते हैं लोगों को या शॉप्स पे, वो आपको लगते नहीं है, तो इसीलिए इनका कोई डायरेक्ट पिंच नहीं होता। इन्फ्लेशनरी, अगर आप कोई भी शर्ट 1000 की आप 120 रुपीज एक्स्ट्रा देके आए हो, तो गुड्स की प्राइस क्या हुई है, इंक्रीज। जब भी कोई गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज होती है उसे ही हम इन्फ्लेशनरी कहते हैं। तो टैक्स की वजह से भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। वाइडर टैक्स, वाइडर टैक्स बेस की हम बात करते हैं तो वाइडर टैक्स बेस क्या होता है, लाइक जब हम जीएसटी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जिसके अंदर हम बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को देते हैं एज अ टैक्स। तो वाइडर टैक्स बेस के अंदर यही चीज आती है, लाइक हम मल्टीपल गुड्स एंड मल्टीपल सर्विस पे टैक्स देते हैं। तो अगर हम एक गुड्स पे नहीं दे रहे हैं और दूसरी गुड्स पे, दूसरी सर्विस पे नहीं दे रहे हैं, तो हम किसी ना किसी सर्विस एंड गुड्स पे गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास वाइडर है कि अगर हम एक गुड्स परचेस नहीं करेंगे तो हम दूसरे गुड्स परचेस करेंगे, तब हमें उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। एंड नंबर 6 जो है वो है हमारा प्रमोट सोशल वेलफेयर। प्रमोट सोशल वेलफेयर जो है वो कैसे होती है, लाइक हमने कोई लग्जरी गुड्स खरीदे, कोई सिम गुड्स खरीदे, उनके ऊपर जो डिमांड है मार्केट में वो कम होती है, लेकिन उसके प्राइस हाई होते हैं। उस प्राइस के हाई होने की वजह क्या होती है, उस पर टैक्स रेट बहुत हाई होता है। जब हम हाई टैक्स रेट पे करते हैं, लाइक हमने किसी की कार खरीदी, लाइक हमने होंडा की कार खरीदी, होंडा की कार खरीदने पे हमें 28% जीएसटी देना पड़ेगा, प्लस रोड टैक्स अलग होगा, प्लस कुछ और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जब हम कार परचेस करते हैं। तो उस सबसे क्या होता है, गवर्नमेंट को हाईएस्ट पैसा मिल जाता है कार पे, लग्जरी गुड्स पे, तो वो सोशल वेलफेयर के काम में उसे यूज करती है। रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है, जीएसटी क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर है, मीन्स हम बात करते हैं लाइक इनकम टैक्स और जीएसटी की। इनकम टैक्स क्या होता है, लाइक किसी की इनकम 5 लाख है तो उसको इनकम टैक्स पे टैक्स जो देना पड़ेगा, सपोज हम 5 लाख पे वो 10,000 रुपए का टैक्स देता है, लेकिन जिसकी इनकम 5 करोड़ है, क्या वो 10,000 का देगा, उसका टैक्स बढ़ेगा, उसका टैक्स 1 लाख तक पहुंच जाएगा, जिसकी इनकम 5 करोड़ होती है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में ऐसा नहीं है, जिसकी इनकम 5 करोड़ है वो भी 12% जीएसटी देगा किसी शर्ट को परचेस करते हुए,
और जिसकी इनकम 5 करोड़ है वो भी 12% परचेज जीएसटी देगा किसी शर्ट को परचेज करते हुए। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। एक बार हम दोबारा करते हैं। टैक्सेस ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, इन्फ्लेशनरी, वाइडर टैक्स बेस, प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड रिग्रेसिव इन नेचर, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। इनके 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। लाइक पहला पॉइंट है जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नंबर सेकंड, जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चैन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट, सर्विसर पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट up to the retailer level, consumer level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain. And third, the supplier at each stage is permitted to avail credit of GST paid on the purchase of goods and services and can be set off this credit against GST payable on the supply of goods and services to be made by him. Thus, only the final consumer bearer the GST charged by the last supplier in the supply chain with set of benefits at all benefits at the previous stage. Since only the value added at each stage is taxed under GST and there is no tax on tax or cascading of tax under GST system, and GST does not differentiate between goods and services, thus The two are taxes at single rate. सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीचे वाली जो लाइन है वो पढ़ते हैं। तो नीचे वाली लाइन का जो मतलब है, जीएसटी जो है ओनली वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ टैक्स के ऊपर ही जीएसटी लगता है। देन अगर एक बार टैक्स लग चुका है, देयर इज नो टैक्स ऑन द टैक्स, मतलब अगर एक बार उस चीज पे टैक्स लगा है तो दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इट इज अ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी के अंदर कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं है। एंड जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है, दोनों को सिंगल रेट से टैक्स करता है, सिंपल। अब आपको ऊपर के 3 पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। ये आपका एक एग्जांपल है। A sell goods and service to B for ₹1,000 at the rate GST 12%, तो कितने का हो गया 1120 with GST 120 and output tax of A, मतलब A के पास, A ने जब B को गुड्स सेल किए तो उसके पास टैक्स आया, टैक्स कितना आया 120। और A ने, A क्या है, एक मैन्युफैक्चर, A ने गुड्स बनाया और सेल कर दिया, बनाने के बाद जो उसके पास टैक्स आया वो 120 उसको कलेक्ट किया, और बनाने पे उससे पहले उसने कोई टैक्स नहीं दिया, तो 120 माइनस नील इज 120। तो ए जो गवर्नमेंट को पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ बी, कितना टैक्स पे करेगा 120। सेम अब इसके बाद अगला स्टेप, बी क्या था, होलसेलर, होलसेलर ने सी को सेट करा रिटेलर में, तो बी ने जब सी को गुड्स सेल किया, वही गुड्स की प्राइस 1000 की थी, उसने 1500 कर दी, 500 रुपए क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, उसने वैल्यू में ऐड किया, 1000 की वैल्यू में उसने 500 ऐड किया। तो जैसा कि मैंने आपको पिछला बताया, 1000 में 500 ऐड किया तो जीएसटी किस पे जाएगा, ओनली 500। लेकिन देखिए, बी सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू सी 1500 एट द रेट जीएसटी 12%, 1500 प्लस 180 1680, आउटपुट टैक्स ऑफ बी 180, इनपुट टैक्स फॉर बी 120। आउटपुट मतलब बी ने कितना कलेक्ट किया 180, बी देके कितना आया था 120, तो कितना नेट बच गया उसमें 60, और वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 60। अब आते हैं हम उसके नीचे, अब आते हैं हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल पे। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब जितने की वैल्यू ऐड हुई, सपोज 500 की वैल्यू ऐड गई तो उसी पे बी ने टैक्स दिया है, 500 पे 12% आप जोड़ सकते हैं, 60 ही आएगा। मतलब जीएसटी जो है हमेशा वैल्यू एडेड टैक्स पे ही जाता है। एंड सेकंड पॉइंट ये कह रहा था कि एक चैन है, लाइक मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, इन 4 जो भी चैन है, इन चैन में आपस में क्रेडिट सेट ऑफ होएगा, लाइक आउटपुट पे दिया और इनपुट पे दिया, माइनस जो बच गया वो उसको गवर्नमेंट को पे करना है।
तो यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है जितना वो सेल्स पे कलेक्ट कर रहे हैं और जितना वो परचेज पे दे के आए हैं। सपोज कोई बंदा परचेज पे 100 रुपीज का टैक्स दे के आता है और सेल पे 150 का टैक्स कलेक्ट करता है, तो वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, ओनली 50 रुपीज। समझ में आ गया? ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर यही 3 चीजें बहुत सारी मेन है, जो कि मेन है और हमेशा यूज होती हैं। अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब भी कर रहे हैं तभी भी आपको जीएसटी का ओनली यही मेन पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल है, पोजीशन बिफोर जीएसटी इन इंडिया। इंडिया से पहले, मतलब जीएसटी से पहले इंडिया में क्या पोजीशन थी टैक्स की? तो पहले हमारे 3 टैक्स थे। अगर हम मैन्युफैक्चर हैं तो हमें एक्साइज भी देना पड़ता था, और अगर मैन्युफैक्चर से हम सेल कर रहे हैं तो हमें वैट या सीएसटी। वैट तब जब हम विद इन द स्टेट, और सीएसटी तब जब हम आउटसाइड द स्टेट। सो इसने क्या करा, 1000 के गुड्स को इनपुट रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, 500 रुपीज प्रोसेसिंग में लगा, 500 रुपीज चार्जिंग जोड़ा, तो टोटल मिला के 2000 हुआ। उस पर एक्साइज लगा 250, टोटल 2250 हुआ। वैट 4% हुआ 90। अब देखिए यहाँ पे जो उसका वैट लगा वो लगा 2250 पे, मतलब जो इस पे वैल्यू इंक्लूडेड टैक्स की, एक्साइज की, उसके ऊपर भी टैक्स लगा है। मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स, यही होता है कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। बट जीएसटी में ये नहीं है, ये सिर्फ जीएसटी से पहले था, इसलिए भी एक जीएसटी का बेनिफिट हुआ। जीएसटी आने से कैस्केडिंग ऑफ टैक्स हट गया। अब क्या हुआ, और 2 चीज होती थी जीएसटी से पहले कि जो भी हमारा एक्साइज है उसका जो क्रेडिट था वो ओनली मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज तक मिलता था। मैन्युफैक्चरिंग के बाद वालों को स्टेज पे एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था, जैसा कि अगले एग्जांपल में बताऊंगा। यही गुड्स, अब इसने एक्साइज, यही मैन्युफैक्चर है, इसको एक्साइज का क्रेडिट भी मिलेगा, इसको वैट का भी मिल जाएगा। तो इसने अपनी कॉस्ट को कितना ले लिया, 2000 लिया, उस पर प्रॉफिट और सबसे जाके टोटल मिला के इसका कितना हो गया, 4000 उसका सेलिंग प्राइस हुआ। उसने एक्साइज दिया 500, 4500 हुआ, वैट लगा 180, 4680 हो गया इसका टोटल। एंड देन अब क्या होगा, 4680, तो इसके लिए कॉस्ट, इसने इसको इनवॉइस करा सेल क्रेडिट ट्रेडर को, लेकिन ट्रेडर के लिए कॉस्ट क्या होगी, दिल्ली से दिल्ली में है, विद इन द स्टेट है, इसलिए वैट लगा। तो इसको वैट का तो मिल जाएगा लेकिन एक्साइज का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर नहीं है। ओनली मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर ये एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो ये ट्रेडर है, इसलिए इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई, 4500 प्लस प्रॉफिट एंड देन सेलिंग प्राइस, देन 5000। देन इसने क्या करा, सेल करी आउटसाइड दिल्ली, कानपुर यूपी में है, तो इसका 100 रुपीज लगा सीएसटी, इसके फिर 5100। अब इसने भी अपनी कॉस्ट कितनी मान ली, 5100, क्योंकि ये जो सेल करने वाला है इसको सीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, आउटसाइड द दिल्ली नहीं करेगा, ये अपनी स्टेट में करेगा, तो इसको सीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, 5100। इसने प्रॉफिट जोड़ लिया 900 का, एंड सेलिंग प्राइस 6000, टोटल प्राइस 6000, एक्साइज लगेगा नहीं क्योंकि ये ट्रेडर है। उसके बाद 240 का वैट, अब ये अपने कानपुर से कानपुर में सेल कर रहा है, तो 240 का वैट 6240। एंड देन कानपुर वाले के लिए सेल्स का प्राइस, इससे वैट का क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि ये कानपुर में है। इसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, 6000, एंड देन 1000 का प्रॉफिट, 7000 पे वैट लगा 7280। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉस्ट की वैल्यू 1000 की थी, प्रॉफिट जुड़ते जुड़ते कितने की होगी, 7200। बट एक चीज इस पे आपकी 2 चीजें ध्यान हुई है कि एक्साइज के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, दूसरी वैट तब लगता है जब हम विद इन द स्टेट, सीएसटी तब लगता है जब हम आउटसाइड द स्टेट, और मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर करेंगे तो ही हमें एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आफ्टर जीएसटी क्या हुआ, सपोज इनपुट 1000 हुआ, प्रोसेसिंग 500 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 240, डायरेक्ट जीएसटी लगा, नो एक्साइज, नो वैट, नो सीएसटी। 3 टैक्स को हटा के 1 टैक्स लगा, दैट इज जीएसटी, 240, प्राइस हुआ 2240। एंड इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई, 2000, प्राइस हुआ 4280। इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई, 4000। मतलब सबके लिए जो है वो कॉस्ट सेम जा रही है। देखिए सबके लिए कॉस्ट जो है वो सेम जा रही है, बट सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क हो रहा है, ओनली जीएसटी का। ठीक है,
तो यहाँ पे था पोजीशन आफ्टर जीएसटी एंड पोजीशन बिफोर जीएसटी में ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि एबोलिश ऑफ टैक्स हो गए, लाइक एक्साइज के टैक्स, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स से बच गए, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना बंद हो गया। दूसरा, हर चीज का क्रेडिट मिलने लगा, गुड्स का जीएसटी का क्रेडिट हर स्टेज पे मिलने लगा, मैन्युफैक्चर से लेके होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर तक। कंज्यूमर इज अ फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स फॉर जीएसटी। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाई नीड इंडिया जीएसटी। जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी एग्जांपल दिखाया, उसके ऊपर हमारे ये 5 पॉइंट हैं। डबल टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लाइक एक्साइज, वैट एंड सीएसटी। एक ही गुड्स पे 2 वैट, एक्साइज भी, वैट भी, सीएसटी भी, इसको रिमूव हो गया, ओनली जीएसटी आ गया। एंड देयर आर मल्टीपल कंप्लायंस। अगर एक बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर भी है और सेलर भी है तो उसे एक्साइज का नंबर भी ले, गुड्स का नंबर मतलब वैट भी लेगा, सर्विस टैक्स में रजिस्टर कराएगा, तो मल्टीपल कंप्लायंस बढ़ जाते हैं। नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लेवीज इन द स्टेट वैट लाइक सच एज लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। मतलब अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट को, अगर कोई स्टेट का बंदा टैक्स दे के आ रहा है लग्जरी पे, तो अगर वो लग्जरी ही चीज बेच रहा है तो उसे क्रेडिट नहीं मिलता था, तो लग्जरी पे उसको टैक्स नहीं मिलता था, क्रेडिट नहीं मिल जाता। बट सेंट्रल को टैक्स लग्जरी का वैट मिलता था। ऐसे ही कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी, इंक्लूजन ऑफ सैंडवेट इन द वैल्यू ऑफ इम्पोजिंग वैट। लाइक लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी का मतलब है ये, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो 1000 का सीएसटी इसको लगा है, इसने जो इसको पे लगाया है, क्या इसको इसका रिफंड मिला? नहीं मिला। सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि ये अपने वैट से वैट में बेच रहा है, मतलब सिटी से स्टेट में बेच रहा है। सीएसटी का क्रेडिट तब मिलता है जब ये स्टेट से भी आउटसाइड बेचता, लेकिन ये तो स्टेट से स्टेट में बेच रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट नहीं मिला। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब नॉन वेटेबल, दूसरा नॉन वेटेबल सीएसटी, और दूसरा क्या हो गया इम्पोजिंग वैट, मतलब जो भी हमारा एक्साइज होता था उस पर जितना टैक्स लगता था वो उसको नहीं मिलता था। एंड नो सैंडविच क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। अगर एक्साइज पे करके आता है तो उसे सैंडविच का क्रेडिट, मतलब एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था। लाइक ये सपोज इसने यहाँ पे तो एक्साइज पे करी 250, इसे मिल गया क्रेडिट, बट इसने जब पे करी 500 तो क्या इसे मिला? नहीं मिला। तो इसलिए इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 4500। तो ओनली मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक ही एक्साइज का क्रेडिट है, उसके बाद नहीं था। बट अब क्या हो गया, जीएसटी का क्रेडिट हर स्टेज पे हो गया, चाहे ये वाला बंदा हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हर स्टेज पे जीएसटी का क्रेडिट हो गया। अब ये हमारा था व्हाई इंडिया को नीड थी जीएसटी की, ये 5 पॉइंट थे। एंड द लास्ट टॉपिक इज फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो जीएसटी आया वो किस बेस पे आया है, कौन कौन से मॉडल को लेके आया है, तो ये 7 to 8 पॉइंट है। लाइक इंडिया हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। ड्यूअल मॉडल का मतलब होता है यहाँ पे जीएसटी पे ऊपर जो टैक्स लगेगा ना वो सेंट्रल को भी जाएगा, स्टेट को भी जाएगा, दोनों के बीच में लड़ाइयां नहीं होंगी। लाइक स्टेट का टैक्स स्टेट को मिलेगा, सेंट्रल का स्टेट को मिलेगा। मतलब जीएसटी पे अगर हम 12% दे के आ रहे हैं और अगर वो विद इन स्टेट है तो वो जीएसटी स्टेट में ही बटेगा, सेंट्रल में भी बटेगा, एंड अगर वो आउटसाइड स्टेट है तो भी वो स्टेट में और सेंट्रल में दोनों में बटेगा। मतलब ये ड्यूअल मॉडल है, स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है। अगला, जीएसटी इज लेवी बाय सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज साइमल्टेनियसली विच टेक्स प्लेस विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। वही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, अगर सप्लाई करते हैं हम किसी भी चीज की गुड्स पे और सर्विस पे, चाहे वो विद इन स्टेट हो चाहे आउटसाइड स्टेट हो, दोनों टैक्स किसके होंगे? लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में बराबर बराबर बटेगा। एंड नंबर 3, जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एक्ट। सपोज आप हरियाणा से कोई चीज परचेस कर रहे हैं और वो चीज जानी का है एमपी में, तो टैक्स कहां पे लगेगा? एमपी में। ठीक है। अगला, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हमारी आती हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आती है हमारी आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई होती है कि हम दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं,
और इंटर स्टेट होते हैं कि हम दिल्ली से किसी अदर स्टेट, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से एमपी, अदर स्टेट में जब हम जीएसटी की सेल करते हैं। तो जब हम दिल्ली से दिल्ली में सेल करते हैं तो हमारे टैक्स 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। मतलब 12% अगर हम टैक्स दे के आ रहे हैं तो 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। वही अगर हम दिल्ली से हरियाणा ले जा रहे हैं तो हमारा एक ही टैक्स कैलकुलेट होगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं अगर हम कोई सप्लाई कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी में तो वहां पे टैक्स 2 होते हैं, सेंट्रल एंड यूनियन, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो ये था हमारा जीएसटी का छोटा सा बेसिक। आइए अब हम वीडियो को एंड करते हैं। एंड प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें माय चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड इफ यू गिव एनी सजेशन ऑन दिस वीडियो प्लीज कमेंट on the YouTube channel and also give suggestion on my WhatsApp number or can call me at any time. Thank you so much.